सो हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 एनसीईआरटी 12th क्लास केमिस्ट्री। तो चैप्टर का नाम है बिलियन। आज हम बात करने वाले हैं इसके नोट्स। तो बिलियन में जितने भी टॉपिक हैं सभी टॉपिकों को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है इसमें वो आता है बिलियन किसे कहते हैं। चैप्टर का नाम है बिलियन, तो हमें ये पता होना चाहिए कि बिलियन कहते किसे हैं। तो इसका आंसर आएगा दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। ठीक है, जब दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों के मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक, आगे हम बात करेंगे। इसमें दो चीज़ें होती हैं, पहला विलय और दूसरा विलायक। तो विलयन में उपस्थित जो घटक अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं उसे हम बोलते हैं विलायक, और जो होते हैं थोड़ी मात्रा में उसे हम बोलते हैं विलय। इसके बाद में संतृप्त और असंतृप्त किसे कहते हैं, तो इसकी डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी कि संतृप्त क्या होता है और असंतृप्त किससे कहते हैं। आगे हेनरी का नियम है, अनुप्रयोग हैं इसके, ये भी आपको ध्यानपूर्वक पढ़ने पड़ेंगे। और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन समझना है कि विलयन की सांद्रता समझाइए, तो इसे आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद में द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होती है, इसकी डेफिनेशन। इसके बाद में इसका फॉर्मूला आ जाएगा। इसके बाद में एक न्यूमेरिकल आएगा कि 15 ग्राम NaCl को 150 ग्राम जल में घोला गया है, तो NaCl की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि NaCl का भार, यहाँ NaCl का भार दिया है आपको 15 ग्राम 15 ग्राम, और आगे दिया है विलायक का भार 150 ग्राम। ठीक, इसके बाद में हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है NaCl का द्रव्यमान प्रतिशतता। तो सबसे पहले आपको विलयन का भार निकालना पड़ेगा। भार कब आएगा, जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे, इसे और इसे अगर हम ऐड, मतलब विलय प्लस विलायक इजिकल टू क्या होता है, विलयन होता है। तो इन दोनों को जोड़ के क्या आ जाएगा, विलयन का भार आ जाएगा। तो हमने इन दोनों को जोड़ दिया 15 और 150 को, तो कितना 165 आ गया। आने के बाद में अब हम लगाएंगे फॉर्मूला, NaCl का द्रव्यमान प्रतिशतता इजिकल टू जिस चीज़ का निकालना है उसका भार ऊपर आ जाएगा। तो ये आ गया 15 आ गया हमें। ठीक है, क्योंकि हमें क्या निकाला है, NaCl का द्रव्यमान प्रतिशतता निकाल रहे हैं। तो फॉर्मूला आएगा NaCl का भार अपॉन टोटल भार इंटू 100। ठीक है, तो 15 क्या आ गया, NaCl का भार आ गया, और 165 क्या आ गया, ये आ गया टोटल भार, और आपको 100 से मल्टीप्लाई करनी है। आगे सॉल्यूशन करने के बाद में 9.09% इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आयतन प्रतिशतता। आपको इसकी डेफिनेशन याद करनी है और इसका फॉर्मूला भी याद करना है आपको। इसके बाद में एक सम्स आएगा, 25 ml शर्करा को जल में मिलाकर 250 ml विलयन बनाया जाता है, तो आयतन प्रतिशतता ज्ञात करनी है। तो आपको दिया है, आपको दो आयतन दिए हैं। फर्स्ट दिया है विलय का आयतन, सेकंड दिया है विलयन का आयतन। तो यहाँ से आपको आयतन प्रतिशतता निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला आएगा आयतन प्रतिशतता इजिकल टू, जो कि विलय का आयतन है, तो विलय का आयतन ऊपर आएगा, अपॉन में क्या आएगा, टोटल विलयन का आयतन आएगा इंटू 100। आगे सॉल्व कर लेंगे तो इसका 10% इसका आंसर आ जाएगा। ये आ चुका है आंसर 10%। इसके बाद में हम देखेंगे कि मोललता किसे कहते हैं। देखिए, एक तो है मोललता, नॉर्मलता, मोलरता, मोल प्रवाह, मोल अंश। ये 5 टॉपिकों में से एक टॉपिक 100% यानी 100% एग्जाम में दो मार्क्स या 3 मार्क्स का, मतलब 100% आएगा। ठीक है, और इसका एक सम्स आएगा, जरूर आएगा 100%, एक सम्स तो आना है, 100% सम्स जरूर आएगा। तो नेक्स्ट हेडिंग है मोललता किससे कहते हैं। मोललता की आपको डेफिनेशन भी याद करनी है, और इसके साथ में इसका जो फॉर्मूला है उसे भी याद करना है। तो जो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है कि मोललता इज इक्वल टू विलैकिमोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। आगे दिया है एक फॉर्मूला इसका और होता है कि विलैकिमोल, तो विलैकिमोल इज इक्वल टू आता है जो आपको दिया है विलय उसका तो आ जाएगा भार, और नीचे उसी का आ जाएगा अणुभार। तो हम बोलते हैं भार बटे अणुभार, मोलों की संख्या का फॉर्मूला होता है। अब ये कुछ अणुभार आपको दिए गए हैं, जैसे H का 1 होता है,
N का 14 होता है, C का 12 होता है, O का 16 होता है। आगे ये सभी आपको दिए गए हैं, ये सभी आपको याद करने हैं। याद करने के बाद में जब सम्स आएंगे तो मतलब न्यूमेरिकल में आपको बहुत इनकी आवश्यकता पड़ेगी। देखिए अब हम सम्स को देखेंगे तो पहला वाला दिया है 11.7 ग्राम NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड को 500 ग्राम जल में घोला गया है, विलयन की मोलरता ज्ञात करो। तो इसमें सबसे पहले हम NaCl का भार देखेंगे क्या दिया गया। तो NaCl का भार यहाँ पर दिया है, ये दिया है NaCl का भार 11.7 ग्राम। ठीक, ये आपको दिया है भार इसका। आगे 500 ग्राम जल, ये दिया है आयतन 500 ग्राम, 500 ग्राम। ठीक, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मोललता, हमें ज्ञात करनी है, मतलब फाइंड करनी है मोललता। आगे मोल प्रवाह नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे हम। मोल प्रवाह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, तो इसे आपको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। इसके बाद में हम इसका जो सूत्र है, बहुत सवाल आ चुके हैं इसके भी, मतलब ये भी इम्पोर्टेंट है, मतलब सवाल इससे भी आ सकता है मतलब बोर्ड एग्जाम में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n बटे बड़ा N प्लस छोटा n। अब ये जो बड़ा N है वो है विलायक के मोल, और जो छोटा n है वो है विलय के मोल। ठीक है, n क्या है, विलय के मोल, इसमें दिया है, देखिएगा n क्या है, विलय के मोल, और n क्या है, विलायक के मोल। जो कैपिटल N है वो विलायक के मोल है, स्मॉल n विलय के मोल है। इसके बाद में अगर मान लीजिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है विलय के मूल प्रवाह, तो जो स्मॉल n है वो ऊपर आ जाएगा। ठीक, अगर हमें निकालना है विलायक का मूल प्रवाह, तो इसमें कैपिटल N ऊपर आ जाएगा और नीचे वाला कोई चेंजेस नहीं होगी, नीचे वाला ऐसे ही रहेगा। यानी सम्स में मतलब कि न्यूमेरिकल में जो भी आपसे मूल प्रवाह पूछेगा उसी का ऊपर आ जाएगा, बाकी नीचे टोटल दोनों का आएगा n प्लस कैपिटल N। ठीक है, आगे हम एक सम्स को देखेंगे। इसमें दिया है 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल एल्कोहल के विलयन में एथिल एल्कोहल के मूल प्रवाह ज्ञात करो। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, H2O के अणुभार निकालना है। तो हमने H2O का अणुभार निकाल लिया है, 2 + 16 = 18 आ गया। C2H5OH के अणुभार हमने निकाल लिया है, इसका 46 आ चुका है, अणुभार निकालना सिखा चुके हैं पहले। अब हमें क्या निकालना है, H2O के मोलों की संख्या। तो सूत्र वही है, भार बटे अणुभार। जैसे हम देखेंगे 72 दिया है इसका भार, और 18 क्या है, इसका अणुभार आ चुका है। तो हमने सॉल्विंग करी, इसकी सॉल्विंग करने के बाद में हम देखेंगे कि जो H2O के मोल हैं वो कितने आएंगे, 4 आ जाएंगे, क्योंकि 72 क्या है, इसका भार है, जो हमें सम्स में दिया है H2O का भार 72, और 18 जो आया वो उसका अणुभार आया है। आगे हमने सॉल्विंग करी, 4 आ गया, ये क्या आ गया, H2 के मोलों की संख्या। आगे C2H5 के मोलों की संख्या, सूत्र क्या आएगा, भार बटे अणुभार। C2H5 एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या का सूत्र आएगा भार बटे अणुभार। भार किसका आएगा, C2H5OH का भार, जो आपको 92 दिया है। ठीक, 46 इसका अणुभार आया है, इसे डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, ये 2 क्या आ गया, एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या। आगे हमें जो निकालना, हमें क्या निकालना है, C2H5OH का मोल प्रवाह। तो सूत्र क्या आएगा, C2H5OH के मोलों की संख्या कहाँ जाएगी, ऊपर आ जाएगी। समझना ध्यान से, जिस चीज़ का निकालना है उस चीज़ के मोलों की संख्या ऊपर आ जाएगी, बाकी नीचे दोनों के मोलों की संख्या आएगी, H2O की भी और C2H5OH की भी। ये हमने जो इसके मोल हैं वो ऊपर लिखे, H2O के मोल कितने, 4 हैं, इसके मोल 2 हैं। आगे सॉल्विंग हमने कर ली, जो आ रहा है इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, अब मतलब मेथड वही रहेगा सम्स में, बस थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, आगे आप खुद समझ सकते हैं। या नेक्स्ट सम्स दिया है, ये खुद करना आपको। इसमें देखो दिया गया है कि 60 ग्राम जल, 60 ग्राम तो हमें दिया है जल, और 60 ग्राम जल दिया है, और 20 ग्राम Na2CO3 दिया है। Na2CO3 क्या है, सोडियम कार्बोनेट के विलयन में दोनों के मूल प्रवाह की गणना करो। आपको क्या निकालना है, दोनों का मूल प्रवाह निकालना है, किसका, जल का भी और सोडियम कार्बोनेट का भी। आगे जो सम्स पहले किया है उसी की तरह होगा, ये खुद करना है आपको, खुद कर सकते हैं आप। ठीक है, निकाल सकते हैं आप।
जैसे हमने H2 की मोलों संख्या निकाली है, निकालने के बाद में Na2CO3 के मोलों की संख्या निकालनी पड़ेगी आपको। फिर उसमें H2 के मोल पर बाद जैसे अभी हमने सूत्र हिंदी में लिखा था सेम वैसे ही आप लिख कर समझ सकते हैं। सवाल वैसे ही होगा उसी मेथड पे, ठीक है, ज़्यादा अलग नहीं है, कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 विलेयता क्या होती है, ये क्वेश्चन भी आपको समझना पड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि गैसों की द्रव्यों में विलेयता को समझाइए, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा। ये नोट्स बहुत ही अच्छे प्रकार से बनाए गए, इसलिए सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट आप देखेंगे राउल्ट का नियम, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। राउल्ट का नियम बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। आगे आदर्श विलयन पढ़ेंगे आप, आदर्श विलयन किसे कहते हैं इसे बताया गया है, और इसका जो फॉर्मूला है वो आपको बहुत शॉर्ट, ज़्यादा लंबा नहीं करना, शॉर्ट में करना है आपको। और नेक्स्ट है अनादर्श विलयन किसे कहते हैं, ये भी आपको मतलब याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इसके बाद में अणु संख्या गुणधर्म को समझाइए, अणु संख्या गुणधर्म, ये भी क्वेश्चन अच्छा इंपॉर्टेंट है, ये भी याद करना पड़ेगा। आगे हिमांक का अपनमन, हिमांक, हिम प्लस आंक, हिमांक, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, परासरण दाब है। इसके बाद में अर्धपारगम्य झिल्ली है, तो अर्धपारगम्य झिल्ली अपने में से होकर केवल विलायक अथवा जल को ही अपने अंदर से जाने देती है, बल्कि विलय के अणुओं को नहीं गुजरने देती। अर्थात जो चीज़ घुलती है उसके अणु इस झिल्ली के आर पार नहीं जाते हैं, बाकी जो आप जल के अणु जो हैं वो इसके आर पार जा सकते हैं। तो ये है अर्धपारगम्य झिल्ली। आगे आप पढ़ेंगे परासरण दाब किसे कहते हैं। इसके बाद में मतलब काफ़ी लंबा चैप्टर है ये, देखेंगे आप तो परासरण समपरासरण दाब किसे कहते हैं, तो वह विलयन जिसके परासरण दाब समान होते हैं समपरासरण दाब कहलाते हैं। तो विलयनों की मोलर सांद्रताएं भी समान होती है, मतलब वह विलयन जिसके परासरण दाब आपस में समान होते हैं समपरासरण दाब कहलाते हैं। ज़्यादा हल्का नहीं, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं, बहुत हल्का है, याद हो जाएगा आपको। बॉन्ड ऑफ कारक के सॉरी ये एग्जाम में नहीं आ रहा है, ये मत करना, ये नहीं करना है आपको। बस यही मतलब इस चैप्टर में जो भी मतलब टॉपिक थे सभी टॉपिकों को हमने कवर किया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं सभी। अब एक बार और देख सकते हैं नोट्स। खैर अभी भी टाइम काफ़ी, अगर आप ठीक से पढ़ना चाहेंगे तो बहुत अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं केमिस्ट्री में भी। ज़्यादा मतलब अभी टाइम है, एग्ज़ाम में भी काफ़ी टाइम है, जब तक तो आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं शुरू से भी। तो ये सभी नोट्स थे जो आपको याद करने हैं, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं सभी। और सम्स तो 100% आना ही है, चाहे वो किसी भी टॉपिक से आ जाए, मोलरता, मोल प्रवाह, किसी का भी आ जाए, तो एक सम्स आपको सीखना है 100%, सभी आपसे आने चाहिए। और थ्योरी भी आपसे आनी चाहिए। अब जैसे कि विलयन क्या होता है और विलायक क्या होता है, दाब क्या होता है, परासरण दाब किसे कहते हैं, ये सभी चीज़ें आपसे आनी चाहिए, मतलब छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।